आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। साल 1998 में आज ही के दिन पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। परमाणु परीक्षण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी भूमिका रही। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमाणु बम का क्या इतिहास है, भारत में ये कैसे परमाणु शक्ति बना और 98 में ऐसे क्या रीजन रहे जिसकी वजह से न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। उसके बाद अमेरिका ने भारत पर अलग अलग तरीके से सैंक्शंस लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए। हालांकि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ न्यूक्लियर डील साइन की गई थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो न्यूक्लियर डील साइन की थी उसके तहत ये बोला गया था कि ठीक है, दोनों देश न्यूक्लियर पावर होंगे, इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अमेरिका को। उसमें सारे सैंक्शंस हटा दिए गए थे। तो ऐसे करके सारी बात करेंगे। पाकिस्तान ने भी इसी बीच अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था गौरी मिसाइल का, तो उस बारे में भी बात करेंगे कि क्या हुआ था। देखिए, साल 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ये तो सब लोग जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उस पर भी आप हिस्ट्री में अगर देखना हो तो देख सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 1945 में भारत ने देखा था कि परमाणु बम क्या होता है। पूरी दुनिया ने देखा था कि भारत में न्यूक्लियर बम क्या होता है। न्यूक्लियर बम जब अमेरिका के लिटिल बॉय और फैन दो हिरोशिमा और नागासाकी पे जब दो परमाणु बम गिराए गए थे, तो उनके बारे में तब उस समय पूरी दुनिया ने देखा था। और उस समय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी भारत में साइंटिस्ट थे। तो होमी जहांगीर भाभा क्या कर रहे थे, भाभा भी न्यूक्लियर टेस्ट पे रिसर्च कर रहे थे उस समय। तो भाभा का ये कहना था कि रिसर्च पे जो काम हो रहा है वो तो होना ही चाहिए। अब जैसे आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इसके तहत बोला कि देश को कांग्रेस लीडर्स और जवाहरलाल नेहरू से ये बोला गया कि उसमें जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो भारत में भी होने चाहिए, भारत को भी एक परमाणु शक्ति होना चाहिए। अगर पूरी दुनिया हथियार रखेगी और भारत ऐसे हथियार नहीं रखेगा न्यूक्लियर बम, तो न्यूक्लियर बम से किसी को भी कुछ भी खतरा हो सकता है, आगे का कोई उसके बारे में अता पता नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ था कि न्यूक्लियर बम का सबसे बड़ा खतरा क्या था। एक तो सबसे पहली चीज देखिए क्या थी, आजादी के बाद तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो सबसे बड़ी चीज यही हुई थी कि कौन सा देश किसके साथ जाने वाला है। तो सबसे पहले उस समय तो यही बोला गया था कि या तो वो यूएसए के साथ जा रहा था कोई, या तो कोई यूएसएसआर के साथ जा रहा था। लेकिन इंडिया शुरू से ही नॉन अलाइन मूवमेंट पॉलिसी पे रहा। नॉन अलाइन मूवमेंट का क्या मतलब हुआ कि हम किसी के साथ भी नहीं है, ना यूएसए के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे। तो अब उसके साथ क्या, उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया से किसी भी कंट्री के ऐसे करके रिलेशन अच्छे नहीं थे। उस समय इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के बाद लोग पाकिस्तान को ही ज्यादा देखते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि पाकिस्तान तो धर्म के हिसाब से बना है, धर्म के अकॉर्डिंग, कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से तो पाकिस्तान तो ज्यादा स्टेबल कंट्री होगा। इंडिया को बहुत बुरी नजर से लोग देखते थे। हालांकि बाद में 1971 में बहुत मान मनोबल के साथ सोवियत से ट्रीटी साइन कर ली थी हमने वॉर में मदद के लिए। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1947 में भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो भारत की आजादी के बाद होमी भाभा ने क्या किया, इसमें न्यूक्लियर पावर के लिए कांग्रेस लीडर्स को और जवाहरलाल नेहरू को, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बताया कि देश को न्यूक्लियर पावर होना कितना जरूरी है। और जवाहरलाल नेहरू भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत दिलचस्पी रखते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला कि हाँ, इस पे प्रोग्राम तो चलना ही चाहिए। तो उन्होंने 1954 में एक ट्रॉम्बे करके एक इंस्टीट्यूट खोला डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, और उस पर काफी समय तक रिसर्च हो रहा था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने एक बार संसद में यह भी कहा था कि भारत अपनी न्यूक्लियर शक्ति से कभी कोई ऐसे हथियार नहीं बनाएगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा जिससे लाखों लोगों की जान चली जाए या किसी को नुकसान हो जाए। इस तरीके का कोई काम भारत नहीं करेगा। हालांकि 1964 में जब नेहरू की मौत हो गई, नेहरू की मौत होने के बाद क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने।
लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी बोल दिया कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो चालू रहना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर होने की बात बोली लाल बहादुर शास्त्री ने। हालांकि उसके बाद भी 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1962 में सबसे पहले भारत चीन युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध जब हुआ तो उसमें बहुत करारी शिकस्त झेलनी दी थी चीन ने भारत को, जिस वजह से क्या हुआ कि चीन की वजह से भारत हार गया, जमीन चली गई भारत की। अब ऐसे करके 5 न्यूक्लियर देश थे परमानेंट यूएन के जो परमानेंट मेंबर थे, उन्होंने तो न्यूक्लियर डील साइन की हुई थी। अब न्यूक्लियर डील के तहत क्या हुआ था कि चाइना ने भी इसी बीच अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और चाइना, अमेरिका, इन सब की वजह से ही पाकिस्तान को टेस्ट करने का मौका मिला था। इन सब ने ही सबसे ज्यादा चाइना को ये दिया था, पाकिस्तान को दिया था कि वो न्यूक्लियर बम बना सके। फिर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट की बात की कि न्यूक्लियर टेस्ट होना चाहिए। अब न्यूक्लियर टेस्ट की बात हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि साल 1966 में 24 जनवरी को होमी भाभा की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। अब होमी भाभा की डेथ पे भी मिस्ट्री है कि उनका प्लेन क्रैश कराया गया था कि पायलट की कोई गलती से प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ, इस बारे में भी काफी वाद विवाद चलता है। अभी किसी दिन होमी भाभा की भी बायोग्राफी करेंगे तब उसमें बताएंगे कि क्या हुआ था। तो अब उसके पहले फिर लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई थी 11 जनवरी को ताशकंद में। ताशकंद समझौते पे साइन किया गया था, उसके बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई। और इसमें तो CIA का भी हाथ बताया जाता है, सबसे बड़ा CIA, KGB जो USSR और USA की जो खुफिया एजेंसीज थी, इन्हीं का हाथ बताया जाता है कि इन्होंने इन सबको मरवाने की कोशिश की है। अब देखिए, साल 1971 आता है। 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता ही है। अब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद हालांकि क्या हुआ था, किसी ने भारत में अमेरिका ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की थी, उधर सोवियत बीच में आ गया था। अगर इंडिया के पास उस समय तक तो देखिए न्यूक्लियर पावर नहीं था इंडिया। अब उस समय इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं था तो क्या हुआ, न्यूक्लियर पावर नहीं होने की वजह से इंडिया को भी डर था कि सोवियत या USSR को, USA या सोवियत कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी कंट्री। हालांकि सोवियत से ट्रीटी साइन की हुई थी तो ट्रीटी की कसम देते हुए हेल्प मांग ली थी इंदिरा गांधी ने, और युद्ध ऐसे करके न्यूक्लियर अटैक हो नहीं पाया। तो जब वॉर खत्म हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर, तो उसके बाद से फिर इंडिया को ये लगने लगा कि भारत को भी क्यों ना अपने परमाणु हथियार रखने चाहिए, न्यूक्लियर बम बनाने चाहिए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इसी पे काफी समय तक रिसर्च चल ही रहा था, रिसर्च चल रहा था। और साल 1974 में 18 मई 1974 को आज न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, पोखरण में ही न्यूक्लियर मतलब वो टेस्ट किया गया, बम विस्फोट किया गया, और वो सिर्फ एनर्जी के लिए था, जिसमें होमी सेठना, राजा रमन्ना और एक और साइंटिस्ट थे। तो वो 2-3 साइंटिस्ट ने ऐसे करके उसमें ये किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब उसके बाद जैसे ये न्यूक्लियर टेस्ट सफल हुआ, ये तो सिर्फ लेकिन ये बनाने के लिए, मतलब ये टेक्नोलॉजी के लिए था, टेक्नोलॉजी के लिए था। तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे अभी तक न्यूक्लियर हथियार कोई ज्यादा बने नहीं है, एक छोटा सा एक टेस्ट किया है बस अपन ने, कि ताकि इससे इंडिया पाकिस्तान और किसी को खतरा ना हो। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन तो था, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, सेम सबसे बड़ा रीजन रहा इसमें NPT का। NPT साइन करने की बात हुई थी। देखिए, साल 1968 में ये खुली थी, नॉन कोऑपरेशन ट्रीटी, परमाणु संधि, परमाणु को लेके इसमें साइन करने की बात हुई थी, जिसमें उसने भी बोला, इसमें क्या बोला गया था कि जो भी देश 1968 से पहले जिन्होंने भी 5 परमानेंट UN में जो देश है, उनके अलावा जिन्होंने भी न्यूक्लियर डील को साइन किया हुआ है, वो आगे न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा कोई रख नहीं सकता। वैसे करके ये बात बोली गई। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद ये हुआ कि देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी ये बात हुई तो लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया, ये NPT साइन करने से, क्योंकि इंडिया का ये कहना था कि अगर देखिए, अगर इस पे अगर साइन कर ले, ये तो 1968 से पहले की बात है, अभी 2 युद्ध तो हमने वैसे ही लड़ लिए, चीन से युद्ध लड़ लिया और एक पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो चुकी है। अगर कल को कोई दूसरा अगर अटैक कर दे या कुछ भी हो जाए तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फिर ऐसे में वैसे तो न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा फिर इंडिया पे। तो ऐसे करके न्यूक्लियर ये ट्रीटी साइन करने से, NPT साइन करने से इंडिया मना कर देता है।
अब देखिए वहां फिर अपन बात कर रहे थे 1974 की। अब 1974 में ये बताया कि मैंने सफल हो गया था। तो जो सफल हुआ था, अब इसके बाद क्या हुआ था, इसका नाम दिया गया इसको स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। तो बुद्ध पूर्णिमा की वजह से जिन्होंने साइन किया था, मतलब जिन्होंने टेस्ट किया था न्यूक्लियर बॉम्ब को, विस्फोट किया था, साइंटिस्ट लोगों ने इंदिरा गांधी को फोन करके इसकी जानकारी दी थी, और फोन पे इंदिरा गांधी से ऐसे बोल के बोला था कि बुद्ध मुस्कुरा गए हैं, बुद्ध मुस्कुरा गए हैं। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली हो गया है। एक्चुअली उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए ऐसा बोल दिया गया कि बुद्ध मुस्कुरा उठे हैं, तो इसका नाम दे दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। तो अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए फिर ये सक्सेसफुल हो गया। अब उसके बाद काफी टाइम तक इस पे रिसर्च चलता रहा। अब 1977 में फिर इलेक्शन हो गए। उसके पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो इमरजेंसी के बाद में 1977 में इलेक्शन हुए, जिसमें जनता पार्टी जीत गई, जिसमें प्रधानमंत्री बनते मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई लेकिन इन सब में कोई इंटरेस्ट लेते नहीं थे, इन सब चीजों में, रॉ आईबी इन सब के कोई खुफिया कामों में भी ज्यादा उनको इंटरेस्ट होता नहीं था, और ये सब उस पर कोई ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई ने भी सहयोगी पार्टियों से मतभेद की वजह से इस्तीफा दे दिया। फिर बने चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह पीएम बने। चौधरी चरण सिंह जब पीएम बने, फिर उसमें भी मेजोरिटी में सरकार आई। फिर इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आई। जब तक, लेकिन ये इन्होंने, किसी ने भी है ना क्या किया कि देश को है ना न्यूक्लियर पावर बनने के लिए मतलब वो किया नहीं, मतलब उस पर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि सबको लगता था कि अगर कहीं अगर इस पे अगर टेस्ट कर लिया, अगर बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो हो सकता है कि अमेरिका या और भी कंट्रीज अपने ऊपर सैंक्शंस लगा दे, इकोनॉमिक सैंक्शंस, और या कुछ भी हो सकता है, ट्रेड वॉर हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, ये सोच के किसी ने किया नहीं। अब देखिए साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई, तो कांग्रेस इलेक्शंस हुए, तो उसमें कांग्रेस जीती। कांग्रेस की कमान संभाली उस समय पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर ली थी, बात हुई थी पोखरण में कैसे क्या करना है। अब 1995 में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं इस पे, रणनीति उनकी सही नहीं हो पाई। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो अमेरिका तक, पूरे सैटेलाइट्स तक पहुंच गया, कि तो वो अमेरिका तक पता चल गया ये बात की है ना न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया। और इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट वैसी है ना, इंडिया से चिढ़ के, मतलब अमेरिका को वैसी प्रॉब्लम थी कि न्यूक्लियर टेस्ट हो न जाए। यूएसएसआर सब इंडिया के खिलाफ होते थे उस समय। तो 1995 में अब इसकी बात हुई कि है ना न्यूक्लियर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन इस पे बात हुई थी कि है ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, नरसिम्हा राव इसके लिए राजी हो गए, लेकिन उनके पास तुरंत में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का फोन आ गया अमेरिका की तरफ से। बिल क्लिंटन का फोन आया। बिल क्लिंटन ने सीधा सीधा बोल दिया कि हमको मालूम है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हो, अगर कर दिया तो अच्छा नहीं होगा, अंजाम भुगतने के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसे करके परमाणु परीक्षण रोकना पड़ा भारत को। अब उस समय इलेक्शंस का टाइम जैसी होने वाला था, अटल जी भी उस समय उभर ही रहे थे, बीजेपी में काफी लोकप्रिय हो रहे थे, तो उस समय काफी फेमस स्लोगन भी चल रहा था, अब की बारी अटल बिहारी, ये स्लोगन चल रहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनने की होड़ में थे, रैली में रहते थे। अब वो जितनी भी इलेक्शंस रैली होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी सब में बोलती थी कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट करवाऊंगा। अटल जी ने ऐसा बोल दिया। अब 1996 में क्या हुआ, कांग्रेस हार गई और उसके बाद बीजेपी जीत गई। बीजेपी जीती और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन की सरकार थी। 13 दिन की सरकार में क्या हुआ, कुछ हो नहीं पाया, मेजोरिटी प्रूफ नहीं थी। प्रेसिडेंट थे उस समय शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बोला कि सरकार बनाने का दावा पेश करो, लेकिन हो नहीं पाया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया 13 दिन के अंदर अंदर। अब ऐसे करके काफी समय तक इस पे रिसर्च चलता रहा, काफी कुछ हुआ। अब 1996 से 1998 से लेकर कोई प्रधानमंत्री गया आया, ऐसे करके काफी ऐसे वो आयाराम गयाराम वाली पॉलिटिक्स हो गई, जैसे हरियाणा में होती है ना वैसे ही। अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मार्च 1998 में 13 महीने की बनी। 13 महीने की सरकार बनी। अब जैसी 13 महीने की सरकार बनी, तो उसके बाद अटल जी को लगा कि ये सबसे सही मौका है कि जब इसमें न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए भारत को। अब इसके लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर भारत के महान वैज्ञानिक, इसमें देखिए मेन साइंटिस्ट कौन कौन रहा। देखिए एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष राजगोपाल चिदम्बरम, आर चिदम्बरम, डीआरडीओ के निदेशक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति
मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोडर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करें। अब एपीजे अब्दुल कलाम और उनको बुला के पूछा, होमी जहांगीर माफ कीजिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बुलाकर अटल जी ने पूछा कि न्यूक्लियर टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला सिर्फ 30 दिन का समय लगेगा उसको, अगर तैयारी वैयारी करनी हो तो। अब देखिए, तैयारी करने की बात हुई थी कि अनिल राजगोपाल चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि सिर्फ 30 दिन लगेगा। तो राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे उस समय, वो 10 मई को अपने कोई विदेशी लैटिन अमेरिका के दौरे पे आने वाले थे, लेकिन उनका भी वो कैंसिल करा दिया गया। उस वजह से उन्होंने भी अपना कैंसिल किया, कई लोगों को अपने की छुट्टियां रद्द कर दी गई, काफी कुछ हुआ। और हाँ, उस समय जो नीति अपनाई गई थी न्यूक्लियर बम करने की, न्यूक्लियर टेस्ट करने की जो नीति अपनाई गई थी, उसके तहत सभी वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी में ही जाना पड़ता था, आर्मी यूनिफॉर्म में ही सबको पोखरण रेंज में जाना पड़ता था। जैसलमेर से, मतलब जितने भी जो भी आर्मी से, मतलब अगर कोई भी अगर पोखरण जाना होता था किसी साइंटिस्ट को, तो वो अपने नाम से कोई टिकट बुक नहीं करता था, सबको आर्मी के ही नाम दिए गए थे। जैसे कलाम साहब को नाम दिया गया था मेजर जनरल पृथ्वीराज, और आर चिदम्बरम का नाम दिया गया था मेजर जनरल नटराज। ऐसे करके अलग अलग नामों से सबकी फ्लाइट की टिकट बुक होती थी। अलग अलग ट्रकों में, आलू प्याज के ट्रकों में बड़े बड़े सामानों को भर के लेके जाया जाता था। मतलब इसके गांव वालों तक को खबर नहीं थी इस ऑपरेशन के बारे में कि क्या होने वाला है। और जो भी काम होता था उस समय सब रात के अंधेरे में ही होता था, रात के अंधेरे में होता था। और इसीलिए इसको नाम दिया गया इस समय ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस ऑपरेशन को इतना गुप्त तरीके से किया गया था, इतना सावधानी पूर्वक कंडक्ट किया गया, इससे ताकि पता न चले किसी को कुछ भी कि है ना न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका को पता चल जाता तो फिर इस बार रुक जाते अपन। तो फिर 1995 में भी क्योंकि यही हुआ था और अमेरिका को रुकना पड़ गया उस वजह से, अमेरिका की वजह से इंडिया को। तो उसके बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला था, तो अब उसके लिए ऐसी नीतियां अपनाई गई। अब काफी कुछ हो रहा था और रात के समय भी है ना, वहाँ पे दिन के समय क्या होता था, यहाँ पे एक और बता दूं, यहाँ पे टूर्नामेंट्स करवाते थे लोग। यहाँ पे है ना सोल्जर्स या कोई भी है ना, जैसे यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स रख दिए जाते थे। क्योंकि अगर देखिए रात के अंधेरे में तो सब काम करते रहते थे, तो अंधेरे से तो वो सैटेलाइट्स को कुछ दिखता नहीं था। तो दिन में क्या होता था, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने टूर्नामेंट्स बुक कर दिए थे कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता था, क्रिकेट खेलते थे सब वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे अमेरिका में तो क्या होता था, कोई सैटेलाइट से देखता था कि इंडिया क्या कर रहा है, तो उसमें तो यही दिखाता था कि अरे यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, ये लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे इधर रेन में, थार के रेगिस्तान में, इधर तो क्रिकेट खेला जा रहा है, इधर तो कोई न्यूक्लियर का काम हो ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे करके पाकिस्तान को चलने नहीं दिया, मतलब अमेरिका की चलने ही नहीं दी पाकिस्तान की तरह, मतलब इंडिया ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका की नहीं चलने दी और रात में फिर ऐसे करके काम होता था। अब 11 मई की तारीख तय की गई थी, उससे कुछ दिन पहले 28 अप्रैल को ही पाकिस्तान ने अपनी बड़ी सी न्यूक्लियर गौरी मिसाइल का भी टेस्ट किया था। गौरी मिसाइल हो गया, गजनवी, काफी बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने रेंज में टेस्ट किया था। और पाकिस्तान को तो अमेरिका का ही पूरा सपोर्ट था, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। अमेरिका, यूएसएसआर, जितने भी कंट्रीज थे सब पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते थे उस समय। जब ओबामा आए हैं ना, तब जाके इंडिया से रिलेशन सुधरे, बराक ओबामा के आने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि 11 मई को ये काम दिया गया कि शाम में 11 मई की शाम को दोपहर को 3:45 पर पोखरण के बाहर, रेंज के बाहर बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। न्यूक्लियर बम फटा। और उसके बाद पहले तो लोगों को लगा कि यहाँ पे कोई भूकंप आ गया है, तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद टीवी पे अटल बिहारी वाजपेयी आए और उन्होंने फिर बताया कि देश में अभी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, इस बारे में क्या हुआ है। न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है। और उसके बाद 13 मई को भी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। पहले 3 11 तारीख को किए गए, फिर दूसरे 3 जो किए गए और वो 13 तारीख को किए गए। 11 मई और 13 मई के बीच में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पूरा। अब इसके बाद अमेरिका को पता चल गया कि
देश में तो खुशियों का माहौल था, उस समय खुशियों का माहौल था, लोग काफी उत्साहित थे कि भारत भी एक परमाणु शक्ति बन चुका है। अब अमेरिका ये सब देख के बौखला गया और उसने सैंक्शंस लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस, इंडिया पे बैन लगा दिया और बहुत सारी कंट्री इंडिया के खिलाफ हो गई। हालांकि कई कई नेताओं ने तो इस पे भी राजनीति की थी। उस समय सोनिया गांधी ने भी बोला था कि असली शक्ति तो संयम में है, न कि किसी एटम बम में, ऐसे कुछ तो बयान दिया था सोनिया गांधी ने भी। अब उसके बाद काफी देश में भी आलोचना हुई थी, कई नेताओं ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। हालांकि बौद्ध धर्म के जो गुरु है दलाई लामा ने इसका समर्थन किया था और बोला था कि कुछ देश परमाणु हथियार रखे और कोई ना रखे, तो ऐसे करके तो हो नहीं सकता, तो इस वजह से तो होना भी नहीं चाहिए कि है ना देश में न्यूक्लियर टेस्ट होगा नहीं होगा उस वजह से। अब उसके बाद काफी सैंक्शंस लगा दिए गए, लेकिन 2005 में न्यूक्लियर डील भी साइन की गई, सैंक्शंस हटा दिए और अमेरिका ने बोला कि ठीक है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना लो। इंडिया ने पहले से न्यू फर्स्ट पॉलिसी अपना ली थी, नो यूज फर्स्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा जब तक कोई दूसरा कंट्री न्यूक्लियर अटैक हमारे ऊपर नहीं कर देता। इस बारे में बोला गया था और उसके बाद क्या हुआ कि इसके तहत इस ट्रीटी के तहत, न्यूक्लियर डील के तहत अमेरिका ने काफी सैंक्शंस हटा दिए थे। हालांकि पाकिस्तान की आज भी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, न्यूक्लियर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान के मंत्री तो क्या आज भी है ना फालतू की बातें बोलते रहते कि हमने जो न्यूक्लियर बम रखे ये दिवाली के लिए नहीं रखे, ऐसे ऐसे कुछ करके कुछ भी उल्टा सीधा बयान देते ही रहते हैं, तो उसकी तो कोई बात है नहीं। अब देखिए 2005 में न्यूक्लियर डील साइन की गई जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा। अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब न्यूक्लियर डील साइन हुई और हर साल 11 मई को भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पे ये हुई कि देखिए उसके बाद 1999 में चुनाव हुए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त भी हुआ, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भारत के मुख्य प्राइम मिनिस्टर बन गए, बड़े प्राइम मिनिस्टर बने मेजॉरिटी में। लेकिन उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें भी पूरी दुनिया को यही लग रहा था उस समय तक कि भारत न्यूक्लियर अटैक कर सकता है या पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें है ना न्यूक्लियर बॉम्ब, दोनों देश न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने एक दूसरे पे कोई न्यूक्लियर हमला नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये रही, इसमें इजराइल ने काफी मदद की थी कारगिल युद्ध में भारत की। अमेरिका से बोला था जीपीएस दे दो, अमेरिका वैसे ही चिढ़ के बैठा हुआ था इंडिया से, तो उस वजह से इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं अमेरिका ने मना कर दिया कि हम कोई जीपीएस नहीं देंगे। हालांकि न्यूक्लियर डील साइन हुई तो उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया भारत में। ये था आज के इस वीडियो में, आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिरी तक देखें